हम एक बार फिर से लौटते हैं जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। मुझे लगता है ब्रिगेडियर दहिया के पास अब आपको हम लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आशीष के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। आशीष, CWC की बैठक कांग्रेस की तरफ से दोहराया गया, सरकार के साथ हैं, हर कदम में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, सेना को हमारा पूरा समर्थन है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सवाल मैं पूछना नहीं चाह रही हूँ, पर फिर भी लोगों के मन में भी ये बात आएगी, इस मौके पर भी आएगी कि साहब कल तक तो आप ही की पार्टी के नेता थे जो आप ये कहकर पल्ला झाड़ रहे थे कि पार्टी की लाइन नहीं है ये, लेकिन बावजूद इसके वो कांग्रेस के नेता जिन पर अभी तक तो कोई एक्शन नहीं हुआ है, वो राफेल का खिलौना दिखाकर उस पर नींबू मिर्ची लटकाकर सवाल खड़े कर रहे थे। और आज कांग्रेस पार्टी जब ये कहती है तो फिर कहीं ना कहीं ये बयान जो है वो कुछ खोखले से सुनाई पड़ते हैं, कमजोर जरूर दिखाई पड़ते हैं। कांग्रेस की ये समस्या हमेशा से रही है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से हम देखते हैं कि एक फर्म डिसीजन अगर लीडरशिप ले लेती है तो डाउन द लाइन सब उसी लाइन पे रहते हैं, कोई डिविएट नहीं करता। आप कल की बात कर रही हैं या परसों जिस तरह से अजय राय ने वो नींबू मिर्ची और हाथ में एक खिलौना लेकर के हेलीकॉप्टर का मजाक बनाया था, उसको लेकर के बहुत किरकिरी हुई थी। आज सुबह मैंने जिग्नेश मेवानी का एक पोस्ट देखा एक्स पर, वो अपने आप में ऑब्जेक्शनेबल है, पता नहीं वो अपने आप को डिफेंड कैसे करेंगे। फिर राशिद अलवी का एक बयान आ जाता है, किसी का कोई बयान आ जाता है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि इससे थोड़ा सा इस तरह के बयान खोखले लगते हैं, लेकिन कम से कम कांग्रेस की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी कार्य समिति, वो आज मिली। और ये अच्छी बात है कि उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है और कांग्रेस अध्यक्ष खुद सामने आकर के कह रहे हैं कि पूरी तरह से फोर्सेज, और ज़्यादा अच्छी बात है कि सरकार, वरना सरकार के साथ जो इनके डिफरेंसेस हैं, अगर आप इनके प्रोमिनेंट लीडर्स के पोस्ट देखें, राहुल गांधी के भी पोस्ट देखें, तो वो फोर्स को तो मुबारकबाद देते हैं लेकिन सरकार की बात नहीं करते। कम से कम कांग्रेस वर्किंग कमेटी अगर सरकार को भी, सरकार के साथ भी खड़े होने के लिए अपने रेजोल्यूशन में इस बात को कहती है, तो मुझे लगता है कि इस यूनिटी की अभी ज़रूरत है। कल ऑल पार्टी मीटिंग भी है और अगर ऐसे वक्त पर साथ खड़े नहीं हुए तो फिर पक्ष विपक्ष का कोई मतलब रह नहीं जाता। बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर पर तो देखिए राहुल गांधी की तरफ से तो सिर्फ एक वाक्य, एक सेंटेंस ही बोला गया। राहुल गांधी की तरफ से साफ कर दिया गया कि सेना को हमारा पूरा समर्थन है। मैं अब जरा मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। मुझे लगता है जरा ब्रिगेडियर दहिया के पास हम चलते हैं। ब्रिगेडियर दहिया, हम लोग जिस बात को लेकर यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि अगर यहाँ से मामला एस्केलेट करता है तो वो किस हद तक एस्केलेट कर सकता है। अब सीधे तौर पर पाकिस्तान भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स सोचकर ही कदम आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान भी इस बात को समझ रहा है कि भारत ने घेराबंदी तो जबरदस्त कर ली है। एक तो सैनिक क्षमता हमारी हिंदुस्तान की, जिसके सामने पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं है, और दूसरी तरफ दुनिया भर में पाकिस्तान अलग थलग, मतलब कोई देश आएगा नहीं पाकिस्तान के उस रूप में मदद करने के लिए। आज भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हमारे जो NSA हैं वो दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों को ये जानकारी दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने हासिल क्या है, जिसमें उन्होंने चीन तक के साथ संपर्क साधा है। वो चीन जिसको लेकर ऑप्टिक्स ये है कि वो पाकिस्तान का मददगार है। तो कुल मिलाकर यहां से पाकिस्तान की तरफ से अगर रिस्क लिया भी जाएगा हिंदुस्तान के खिलाफ कोई हिमाकत करने का, तो वो कितना कैलकुलेटेड रिस्क होगा, कहां तक जा सकता है पाकिस्तान? देखो, अभी जिस तरह से नेचर ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर हैज चेंज्ड, अभी जरूरी नहीं है कि किसी देश के अंदर घुस के उनको मारे। अब हमारे पास जैसे आधुनिक हथियार हैं, उनसे बहुत ज्यादा आधुनिक हथियार हैं। उनकी एयरफोर्स के पास हम राफेल जैसे, और हमारे जो मिराजेस का और Su-30 का जो अपग्रेडेशन प्रोग्राम है, जो अभी तो एयर बैटल तक सीमित रहेगा जहां तक मेरा ध्यान है। जो LOC पे जो ड्यूल्स चल रहे हैं RT के, अभी वो RT फायर करेगी, हमारी आर्टिलरी फायर करेगी। जो RT ड्यूल्स चलेंगे, थोड़े बहुत वहां पे इंप्रूवमेंट और डिफेंसिव पोस्चर्स में आगे पीछे। LOC की भी सैक्रोसेंसी तो रही नहीं है। वो खुद बोले कि हमने 1970 में वॉर का जो शिमला एग्रीमेंट था उसको हमने मानना नहीं है। तो ग्राउंड पे कोई लोअर लेवल पे, लोअर टेक्निकल लेवल्स पे कुछ एक्शन हो सकते हैं, और जो वो हम पे फायर कर रहे हैं तो हम भी उनके जो फायर मीन्स हैं, जिस गनों से वो फायर कर रहे हैं, काउंटर बॉम्बार्डमेंट हम कर सकते हैं, वो उस लेवल पे रहेगा। लेकिन बाकी जो सेक्टर है, क्योंकि हमने पंजाब में टारगेट की हैं जो कि LOC से बाहर है, और उसके अलावा अभी पाकिस्तान के पास ऐसे आधुनिक एयरक्राफ्ट है नहीं, लॉन्ग रेंज वेपन है नहीं कि उस स्टैंड ऑफ थ्रेट की उसकी जो क्षमता है वो थोड़ी कम है। तो हो सकता है कि इस समय उनको हमारे एयर स्पेस में इंट्रूजन करनी पड़े। तो वो सिर्फ अभी ये तो पहले तो लीडरशिप का फैसला हो जाए कि पहले कौन वहां पे लगाम किसके हाथ में है।
एक बार जब लगाम तय हो जाती है तो एस्केलेटिंग लेटर में पहला स्टेप वही हो सकता है कि देयर कैन बी एंड दे कैन लॉन्च ए लिमिटेड एयर स्ट्राइक, जैसे कि ब्रिगेडियर भैया, आपका असेसमेंट क्या है? क्या इस सिचुएशन में पाकिस्तान मार्शल लॉ की तरफ बढ़ सकता है? आपका असेसमेंट क्या कह रहा है? मैं ये देखो अभी इसका आज होगा कल होगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसकी तरफ एक रास्ता बन गया है, क्योंकि जो शहबाज शरीफ ने जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोल रहे हैं कि भाई आपने जो करना था कर लिया, अब इससे ज्यादा आप बात को मत बढ़ाए। वो सारा ओनस किस पे डाल रहे हैं? इंडिया पे डाल रहे हैं, और इंडिया के लिए तो ये फेवरेबल बात है। हम भी नहीं एस्केलेट करना चाहते, इंडिया इस बात को बिल्कुल एस्केलेट नहीं करना चाहता। हमने जो हमारा लिमिटेड ऑब्जेक्टिव इस टाइम फ्रेम में जो था वो हमने अचीव कर लिया है। लेकिन अगर अब शहबाज शरीफ हमसे तो बोल रहे हैं कि भी आप कार्रवाई मत कीजिए, आपने जो करना था कर लिया और इसको एस्केलेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान मिलिट्री के दबाव में या पाकिस्तान मिलिट्री को ऐसा डिसीजन लेते हैं तो फिर तो ये एक एस्केलेटरी सिचुएशन हो सकती है, और इसके लिए हम पूर्ण तरह से तैयार हैं। चाहे वो जमीनी फौज है, हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है और इंडियन एयरफोर्स, दे आर टोटली रेडी फॉर ऑल कंटीजेंसीज। ठीक है ब्रिगेडियर पुरोहित, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान मार्शल लॉ की तरफ बढ़ रहा है? जी जी, मैं समझता हूं कि जिस तरह से हालात हैं और समाज अव्यवस्थित है, देश अव्यवस्थित है, अर्थव्यवस्था उनकी बहुत बुरे हाल के अंदर है, प्राइसेस आसमान को छू रहे हैं। जो पाकिस्तान बेशक लो एब पे हो, लेकिन आज भी कंट्रोल सिर्फ उनके पास में है, और अगर कोई कंट्रोल कर सकता है पाकिस्तान तो वो पाकिस्तान की सिर्फ सेना है। और मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ समय में ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, और मुझे लगता है कि ये मार्शल लॉ इसमें लागू होगा। तो सर मैं अगर ये कहूं कि इस आर पार की लड़ाई या सीधा युद्ध जिसकी आशंका एक बनी हुई है, वो तब होगा जब पाकिस्तान की कमान पूरी तरीके से सेना अपने हाथ में डायरेक्टली ले लेगी, तभी ये स्थिति बनेगी सर? जी जी, मैं आपको 3 सिनेरियो देता हूं। हाँ जी। पहला सिनेरियो जो आप ये बोल रहे हैं कि जी पाकिस्तान पूरी तरह से सेना के कंट्रोल में है और सेना अब भारत के खिलाफ जो एक्शन लेगी वो उन्हीं पर निर्भर है। उसके अंदर जो रिस्क और रिवॉर्ड प्रोपोर्शंस है वो उसके रिस्क के मुताबिक उसको मिल जाएगा। दूसरा है कि जो आज कंडीशन चल रही है यही कंफ्यूजन चलता रहे। शहबाज शरीफ, मुनीर साहब और इमरान साहब ने भी जेल के अंदर से स्टेटमेंट देश के खिलाफ दिया है, भारत के खिलाफ दिया है, और बाकी व्यवस्था जो है वो है ही है। तो ऐसी कंफ्यूजन वाली स्थिति में वो पाकिस्तान पाइंदाबाद नहीं बोल सकते, उनकी हालत और खराब ही होगी। और तीसरा जो सिनेरियो मुझे लगता है कि अगर इन हालात को संभालने के लिए चीन उनकी मदद को आ जाता है, तुर्की मदद के लिए आ जाता है, और यूएन अगर बीच में आ जाता है ताकि उनके यहाँ सर्वाइवल हो, हालात इससे ज्यादा खराब ना हो, जो आर पार की लड़ाई है या इसका प्रेजेंट लेवल है वो एस्केलेट ना हो। लेकिन हाँ, पाकिस्तान ने अगर कोई कोशिश किया कि कंट्रोल करके हम कुछ और जिहादी कर देंगे तो जो वो रिस्क ले रहा है बहुत महंगा पड़ेगा, उसे बहुत महंगा पड़ेगा। तो इन तीनों सिनेरियोज के अंदर जो मैं पहला सिनेरियो देखता हूं कि पाकिस्तानी सेना कंट्रोल करके और समझदारी से काम करे तब पाकिस्तान के अंदर हालत सुधर सकती है, वरना बद से बदतर ही होती जाएगी। तो ये आपने जो 3 सिनेरियोज बताए हैं सर, उसमें आप कह रहे हैं कि एक तो या तो फिर चीन, रूस से तुर्की से लेकर यूएन तक की यहाँ पर किसी तरीके की कोई भूमिका, एक आप कह रहे हैं कि साहब सीधा सेना जो है वो अपने हाथ में ले ले पाकिस्तान की कमान को, या फिर अभी जिस तरीके की कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है उस तरीके की कंफ्यूजन वाली स्थिति